चलिए कल हम क्या पढ़े थे? अमीबा में पोषण और मानव पाचन तंत्र पढ़े। ठीक है, चलिए आज हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं मानव पाचन तंत्र का कैसा था। इसमें कुछ इस तरीके से था, है ना। ये क्या होता है? मुख गुहा होता है, मुख होता है जी। और ये क्या होता है? मुख गुहा होता है, मुख गुहा होता है। ठीक है, अब मुख गुहा से एक ये नली निकल रही है जिसको हम क्या बोलते थे? ग्रसनी या कि आहार नली। ठीक है, ये जो आहार नली है ये क्या होती है? आहार नली, आहार नली या ग्रसनी बोलते थे इसी को, यही बोलते थे ना। ठीक है, अब ये आहार नली कहां जाके खुलती है? आमाशय में खुलेगी। कहां पे खुलेगी? आमाशय में खुलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? आमाशय होता है। ये क्या होता है? आमाशय होता है। ठीक है, ये आमाशय होता है। ठीक है, अब आमाशय जो है तो आगे कहां खुलता है? क्षुद्रांत में। आमाशय आगे जाके कहां खुलता है? क्षुद्रांत में। ठीक है, ये क्या होता है? क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत होता है। ठीक है, फिर ये क्षुद्रांत आगे जाके कहां खुलता है? छोटी आंत में। छोटी आंत कुछ इस तरीके से हमने दिखाया था उसको। ठीक है, ज्यादा हम उसको राउंड नहीं कराएंगे। ये छोटी आंत कहां खुलती है? ये क्षुद्रांत जो होता है कहां खुलता है? छोटी आंत में। ठीक है, ये क्या होती है? छोटी आंत होती है, छोटी आंत है। ठीक है, अब ये छोटी आंत कहां खुलती है? बड़ी आंत में। कहां खुलती है? बड़ी आंत में। ये हो गई तुम्हारी बड़ी आंत। ये क्या होती है? बड़ी आंत होती है। और ये क्या होता है? एनस होता है या गुदा द्वार होता है। ओके, फिर क्या होता था? यहां पे एक संरचना पाई जाती थी। ठीक है, यहां पे एक संरचना पाई जाती थी जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, और लीवर के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। एक इस तरह से संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पित्ताशय बोलते हैं। और पित्ताशय की नली आके यहाँ पे खुलती है। ठीक है, यहीं से एक यहां भी एक संरचना पाई जाती है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय बोलते हैं ना। यहां से एक संरचना निकलती है जिसको हम क्या बोलते थे? अग्नाशय बोलते हैं। ये क्या होता है? अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, यहां इसके साथ एक नली और यहां से ऐड होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? यकृत। ठीक है, ये क्या होता है? पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है? पित्ताशय जो होता है पित्त रस का स्त्रावण करता है। ठीक है,
पित्ताशय क्या करता है? पित्त रस का स्त्रावण करता है। ठीक है, किसका स्त्रावण करता है? पित्त रस का स्त्रावण करता है। ओके, अब देखो ये मुख गुहा है। मुख गुहा में क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? लार ग्रंथियां। मुख गुहा में 3 लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 लार ग्रंथियां होती हैं। अब वो लार ग्रंथियां क्या करती हैं? एक द्रव का सिक्रेशन करती हैं, यानी एक द्रव का स्त्रावण करती है, जो आपके मुंह यानी बकल कैविटी, मुख गुहा, जीभ और होठों पे क्या करता है? नम बना के रखता है। ठीक है, अब क्या आप अपने मुंह में बराबर पानी डालते रहते हो क्या? चलो सूख गया है, पानी डाल दो, सींच दो, सिंचाई करते हो क्या? नहीं करते हो ना। फिर आप पानी यानी मुख गुहा में पानी हमेशा आपको नहीं डालता करना पड़ता, वो अपने आप ही क्या होता रहता है? गीला रहता है, यानी सूखता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके मुंह में यानी आपके मुख गुहा में किसका स्त्रावण हो रहा है? लार। किसका स्त्रावण हो रहा है? लार का। लार क्या करता है? लार जो है आपके मुख गुहा, पहली बात तो क्या कर रहा है? मुख गुहा को नम बना के रख रहा है। ठीक है, सूखता नहीं यानी नम बना के रखता है। दूसरी बात, पाचन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? पाचन में सहायक होता है। अब जो लार होता है, तो लार में बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम हो गया, लार एमाइलेज हो गया, है ना, लाइपेज हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ खनिज लवण भी पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है। अब देखो पानी, आपको वैसे जब कोई भी चीज देखते हो, ऐसी चीज देखते हो जिससे आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो कैसा रहता है? लिक्विड जैसे रहता है ना, लिक्विड रहता है ना। अब जब पानी जैसा रहता है तो उसमें जल भी होगा, वाटर भी होगा, है ना, उसमें पानी भी होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये अपना क्या संरचना थी? पाचन तंत्र की थी। किसकी संरचना थी? पाचन तंत्र की। अगर हम देखते हैं मुंह में लार का कार्य, यानी मुंह में लार के क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो लार जो होता है, लार ग्रंथियों द्वारा सिक्रेट होता है, स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यानी जो लार है उसका निर्माण कहाँ होता है? लार ग्रंथियों में होता है। ठीक है, यानी किसका निर्माण? लार का निर्माण लार ग्रंथियों द्वारा, लार ग्रंथियों में होता है। और लार ग्रंथियों द्वारा कहां पे उसका स्त्रावण होता है? मुख गुहा में। ठीक है, और लार जो होता है एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है। होता है कि नहीं होता है? लार चिपचिपा होता है, हल्का लसलसा होता है ना। तो लार क्या होता है? एक चिपचिपा और लसलसा पदार्थ होता है। ओके, लार ग्रंथियों में बनता है, यानी लार का निर्माण लार ग्रंथियों में होता है, जो चिपचिपा एवं लसलसा होता है, जो चिपचिपा एवं लसलसा होता है। ठीक है, तथा जिसका स्त्रावण मुख गुहा में होता है। ठीक है, लार में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, लार एमाइलेज, लाइपेज, है ना, जल और विभिन्न प्रकार के या कि खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स, यानी मिनरल्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं खनिज लवण, पोषक तत्व। ओके, खनिज लवण। ठीक है, दूसरी बात आप देखते हो कि आपके मुंह में जो लार होता है मुंह को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है, सुरक्षा, यानी जो बाहरी जीवाणु हैं उनको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। ओके, यानी जो खाद्य पदार्थ में जो जीवाणु आ गए, यानी बाहरी जीवाणु आ गए, तो उनको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। किनको? बाहरी जीवाणु को। ओके, फिर
कुछ जो पोषक तत्व है, लाइसोजाइम है, कुछ और विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं, जैसे लार एमाइलेज हो गया, लाइसोजाइम हो गया, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ओके, तो अगला हम देखते हैं लार और लार के कार्य। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको नीचे का पार्ट हम मिटा देते हैं, ऊपर में देखते हैं। मान लीजिए ये लार ग्रंथि है, मान के चलिए, हम मान रहे हैं, ठीक है, एक लार ग्रंथि ये हो गई, मान लीजिए एक लार ग्रंथि यहाँ पे हो गई, ठीक है, और इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक लार ग्रंथि ये हो गई, ठीक है, हम बना रहे हैं, समझ आ रहे हैं, समझने के लिए बना रहे हैं, कोई वो नहीं, ठीक है, और ये हो गई, ठीक है, ये 3 मान लीजिए लार ग्रंथियां होती, ये मान के हम क्या मान रहे हैं, इनको लार ग्रंथियां मान रहे हैं, लार ग्रंथि मान रहे हैं, ठीक है। अब इन लार ग्रंथियों में किसका निर्माण होगा? लार, भाई जो जिसके लिए ग्रंथि है, जिसके लिए ग्लैंड्स है, ग्रंथियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, ये जो ग्लैंड्स हैं तो किसका निर्माण करेंगी? लार, क्योंकि लार से रिलेटेड है, लार से संबंधित है, तो किसका निर्माण करेंगी? लार। ओके, तो ये जो है लार ग्रंथियां किसका निर्माण कर रही हैं? लार का निर्माण कर रही हैं, लार का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो लार होता है ये कैसा होता है? लार जो होता है यह लसलसा और चिपचिपा होता है। कैसा होता है? लसलसा और चिपचिपा होता है, ठीक है। और इसका स्त्रावण कहाँ होता है? मुख गुहा में। स्त्रावण कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। इतना समझ में है? अब ये लार ग्रंथियां कहाँ पाई जा रही हैं? मुख गुहा की कैविटी में पाई जा रही हैं। अब लार ग्रंथियां किसका निर्माण कर रही हैं? लार का निर्माण करती हैं। जो लार होता है वो लसलसा एवं चिपचिपा होता है, और इस लार का स्त्रावण कहाँ हो रहा है? मुख गुहा में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मुख गुहा में हो रहा है, ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, लार एमाइलेज या एमाइलेज भी बोल सकते हो, एमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, ठीक है, जल एवं कुछ खनिज पाया जाता है, कुछ खनिज पाया जाता है, कुछ क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है, ठीक है। क्या हमने बताया? मुख गुहा में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथियां किसका निर्माण करती हैं? लार का। और ये लार जो होता है लसलसा और चिपचिपा होता है, और इसका स्त्रावण कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। इस लार में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, लार एमाइलेज, लाइपेज, जल एवं कुछ खनिज पाए जाते हैं। ओके, यदि हम इसकी कार्य की बात करें, तो इसके कार्य क्या है? पहला कार्य तो हो गया क्या? मुख गुहा, जीव और
को क्या करता है, नम बना के रखता है। ठीक है, फिर जो लार एमाइलेज है, कौन सा एंजाइम, सॉरी लार, इसमें एक और होता है टायलिन, एक और यहां पे नाम लिख लेते हैं टायलिन। ठीक है, टायलिन। ठीक है, लाइसोजाइम, एमाइलेज, टायलिन, लाइपेज। ठीक है, ये हो गए। अब ये टायलिन जो होता है भोजन में उपस्थित जो शर्करा होती है, क्या शर्करा, उसको माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फिर लाइसोजाइम जो होता है वो भोजन के साथ आने वाले हानिकारक पदार्थों यानी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर और क्या कार्य करता है, भोजन को लसलसा और चिकना बनाने में सहायता। भाई देखो, भोजन जैसे आप खाते हो, जब खाना खाते हो तब पहले क्या करते हो, चबाते हो, चबाने के पश्चात उसको देखते हो कि भोजन अपने आप ही चावा, जैसे चबा रहे तो चिकना हो जाता है और लुप्तीनुमा संरचना में बन जाता है, होता है। और जैसे आप निगलते हो तो डायरेक्ट चला जाता है, क्या रुकता है, फिर पानी आप डालते हो, चल अंदर जा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो भोजन क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। ओके, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। पहले इतना लिखो, फिर इसके हम फंक्शन लिखा रहे हैं। ये क्या है, लार ग्रंथि है। ठीक है, लार ग्रंथि। लिख लिया, चलिए आगे देखें। नीचे कहां पे, नीचे वाला सबसे, ये खनिज, कुछ खनिज अच्छा है, कुछ खनिज पाया जाता है। लिख लिया, बस हो गया। देखो कार्य देखो, लार के कार्य, कार्य देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, लार, लार मुख गुहा जीव, मुख गुहा जीव एवं होठों को लार मुख गुहा जीभ एवं होठों को नम बनाए रखता है। ठीक है, लार जो होता है मुख गुहा जीभ एवं होठों को क्या करके रखता है, नम बनाए रखा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, लार में
उपस्थित, लार में उपस्थित टायलिन, लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम, लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। पहला पॉइंट क्या है? लार मुख गुहा, जीभ एवं होठों को नम बनाए रखता है। दूसरा क्या है? लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, माल्टोज एक तरह का शुगर है। माल्टोज, ठीक है, माल्टोज। फिर अगला पॉइंट है लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगला पॉइंट है लार भोजन को लसलसा बनाता है, जिससे निगलने में आसानी होती है। ठीक है, पहला क्या है? लार मुख गुहा, जीभ एवं होठों को नम बनाए रखता है। दूसरा क्या है? लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टायलिन एंजाइम। ये जो टायलिन है ये मोस्ट स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। ठीक है, फिर दूसरा है लार में उपस्थित लाइसोजाइम। ये एंजाइम क्या होता है? भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? लार जो होता है भोजन को लसलसा बनाए रखता है, जिससे उसको निगलने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। ओके, ये देखो, ये लाइसोजाइम ही करता है ना भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को। हाँ, लिख लिया? हाँ, चलिए आगे बढ़े। अगला है यकृत के कार्य। हाँ, लीवर जो, हाँ, है ना। अगला किसका कार्य है? यकृत का कार्य। चलिए देखते हैं यकृत का कार्य, हम देखते हैं।
यकृत के कार्य। ठीक है, अभी हमने देखा था कि आमाशय के नीचे, ये आमाशय के नीचे कुछ इस तरीके से, ये क्या था, क्षुद्रांत था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एक कुछ ऐसी संरचना थी जिसमें लीवर कुछ ऐसा बना हुआ था। ये था। ठीक है, और लीवर में एक और ग्रंथि पाई जाती थी, ये, जिसका क्या नाम था, ये। ठीक है, ये क्या होता है, यकृत होता है। क्या होता है, यकृत होता है। और ये वाली संरचना जो होती है वो क्या होती है, पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय। ठीक है, अब क्या होता है, पित्ताशय समझ में आया। अब क्या होता है, जो यकृत है, यकृत और पित्ताशय दोनों साथ में कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, किसकी कोशिकाएं, यकृत की, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, जो ग्लूकोज होता है, क्या, ग्लूकोज, यानी यकृत की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती हैं। यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती हैं। कहाँ करती हैं, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का, ग्लाइकोजन में परिवर्तित, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अगला पॉइंट होता है जो यकृत है। अब यकृत जो होता है, पित्ताशय जो होता है, यकृत में उपस्थित पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय जो होता है किसका निर्माण करता है, पित्तरस का। ठीक है, किसका, पित्तरस का, यानी यकृत में उपस्थित, यकृत को लीवर भी बोलते हैं, हाँ लीवर भी बोलते हैं, यकृत में उपस्थित, यकृत में उपस्थित पित्ताशय पित्तरस का स्त्रावण करता है, स्त्रावण करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। कैसा होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। पहला पॉइंट क्या है, यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। दूसरा क्या है, यकृत में उपस्थित जो पित्ताशय है वो पित्तरस का क्या करता है, स्त्रावण करता है। ये पित्ताशय जो होता है ये किसका निर्माण करता है, पित्तरस का स्त्रावण करता है। ठीक है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है,
फिर जो ये यकृत होता है, ये यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, किसकी कोशिकाएं? यकृत की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं यकृत की कोशिकाएं भक्षण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? भक्षण। भक्षण क्या होता है? यानी कोई भी जो बाहरी जीवाणु यदि आपके शरीर में क्या हो रहा, प्रवेश कर रहा है, उसको क्या कर देती है? भक्षण कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, तो यकृत की कोशिकाएं किसका कार्य कर रही हैं? भक्षण का कार्य करती हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि भक्षण का कार्य कौन करती है? यकृत की कोशिकाएं कर रही हैं। आपसे पूछ लेगा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य कहाँ होता है? यकृत की कोशिकाएं करती हैं। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगला पॉइंट क्या है? जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं तो क्या होती है? भक्षण का कार्य करती हैं। ठीक है, और है जो पित्तरस है, जो पित्तरस है, यानी जो पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्तरस। तो ये जो पित्तरस होता है, ये कार्य क्या करता है? बाहरी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, पित्तरस बाहरी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, पित्तरस क्या है? बाहरी, यानी बाहर से जो आपके शरीर के अंदर नहीं, जो आपके शरीर से बाहर से जो जीवाणु प्रवेश करते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, किल करने का कार्य। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फंक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ये है कि यह जो होता है कौन? यकृत जो होता है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी, हाँ, यह भ्रूणीय अवस्था में आरबी। भ्रूणीय अवस्था क्या होती है? जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है उसको हम बोलते हैं भ्रूणी अवस्था। क्या बोलते हैं? भ्रूणी अवस्था, हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, भ्रूणी अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है, जब आरबीसी का निर्माण कौन करता है? यकृत की कोशिकाएं करती हैं। भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? यकृत की कोशिकाएं। ये अपने 5 फंक्शन हो गए। पहला क्या है? यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है यकृत में उपस्थित पित्ताशय पित्तरस का स्त्रावण करती है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ओके, फिर अगला पॉइंट है यकृत की कोशिकाएं भक्षण का कार्य करती हैं। भक्षण का मतलब जो बाहरी जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है? किल कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बाहरी जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। फिर अगला है पित्तरस बाहरी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। फिर भ्रूणी अवस्था में क्या करता है? जो यकृत की कोशिकाएं हैं आरबीसी का निर्माण करती है। इसमें स्टार लगा लेना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। कि भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो आपको याद होना चाहिए यकृत कोशिकाओं में। ओके, ठीक है, इतना करिए। डायग्राम बना के इसलिए बताए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये होता है।
चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिख लिए? चलिए अगला देखते हैं आमाशय। आमाशय में अम्ल के कार्य। ठीक है, आमाशय में अम्ल के वो देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं। अभी अभी कुछ टाइम पहले हमने आमाशय की संरचना आपको दिखाया था बना के, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? ठीक है, तो ये जरा देखते हैं किस तरह होता है। ये ऊपर से आई थी आहार नली, मान लीजिए हमने यहां से इसको कट मार दिया, कट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, इधर देखिए, ऐसा कुछ था कि नहीं था? था। और ये आगे जाके, ठीक है, ये क्या होता है? आमाशय। ये क्या होता है? आमाशय। ठीक है, क्या होता है ये? आमाशय। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, आपका इतना ही काम है। ये आमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां। आमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियां बोलते हैं। आमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियां बोलते हैं। ओके, अब ये जो जठर ग्रंथियां हैं ये क्या करती हैं? जठर रस का स्त्रावण करती हैं। जठर रस का स्त्रावण करती है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती। अब आमाशय में कहां पाई जाती हैं? आमाशय की भित्ति पर पाई जाती है। आमाशय में, आमाशय की कहां पाई जाती हैं? इन भित्तियों में पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है। ये इसकी भित्ति हो गई, ये आमाशय की ये भित्ति हो गई। तो आमाशय में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं तो कहां पाई जाती हैं? आमाशय की भित्ति पर। या कहां पाई जाती हैं? आमाशय की भित्ति में। कहां पाई जाती हैं? आमाशय की भित्ति में। आमाशय में जो पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? आमाशय की भित्ति में, जो जठर रस का स्रावण करते हैं। ठीक है, अब जठर रस में कुछ पाए जाते हैं अम्ल। क्या पाए जाते हैं? अम्ल। यानी जठर रस में पाए जाने वाले जो अम्ल हैं, जो आमाशय को या कि आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करते हैं। अम्लीय माध्यम तैयार करते हैं। ध्यान से समझना, सभी की नजरें बोर्ड पे। आमाशय जो है, जठर आमाशय के दीवार पे या कि भित्ति पे
जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। इसमें अम्ल पाए जाते हैं, जठर रस में पाए जाने वाला अम्ल, जठर रस में पाए जाने वाला अम्ल आमाशय के माध्यम यानी आमाशय के अंदर या आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करती है, यानी तैयार करता है। ठीक है, आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ओके, जिससे जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, जिससे निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं, सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें? आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार हो जाता है, तैयार करता है, जिससे निष्क्रिय जो एंजाइम, जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जो सक्रिय नहीं होते हैं, वो एंजाइम क्या हो जाते हैं? सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं, जो क्या करते हैं? पाचन में सहायक होते हैं, जो पाचन में सहायक होते हैं। जो कहां सहायक होते हैं? पाचन में सहायक होते हैं। इतना समझ में आया नहीं? पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि जो आमाशय है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर ग्रंथियां कहां उपस्थित होती हैं? आमाशय की भित्ति में। ठीक है, जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। जठर रस में उपस्थित जो अम्ल होता है वो आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिससे उसमें उपस्थित सक्रिय इनएक्टिव एंजाइम, असक्रिय एंजाइम, ठीक है, निष्क्रिय जिसको हम बोलते हैं, निष्क्रिय एंजाइम जो होते हैं सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं? सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं, जो किसमें सहायता करते हैं? पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? कुछ एंजाइम जो मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं, जो होते हैं, कुछ है जिनको हम कहते हैं, किस तरीके से करेंगे, यानी अम्ल के कार्य, अम्ल किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? अम्ल के कार्य, अम्ल के कार्य, ये तो इसके क्या हो गए? स्थिति हो गई, कंडीशन हो गई कि इस तरह से होता है। अब इसमें पाए जाने वाले जो अम्ल हैं अपना कार्य किस तरीके से कर रहे हैं? अपना कार्य किस तरीके से कर रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक होता है जो प्रोटीन होता है, कौन? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। कौन एंजाइम? ट्रिप्सिन। प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन में परिवर्तित करता है। ठीक है, आप कहीं कहीं पे देखोगे, किसी बुक में देखोगे, यहां पे आपको मिलेगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन को न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन में या न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? वसा। वसा, ठीक है, वसा को वसीय अम्ल, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करने का कार्य लाइपेज एंजाइम करता है। लाइपेज, वसा को लाइपेज एंजाइम
वसी अम्ल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। वसा को लाइपेज एंजाइम वसी अम्ल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ओके, फिर आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में। ठीक है, फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेनिन। ठीक है, जो रेनिन है यह बच्चों में, रेनिन जो है बच्चों में दुग्ध शर्करा को, हाँ, या कि दूध की शर्करा को, दुग्ध शर्करा को रेनिन क्या करती है? बच्चों में दुग्ध शर्करा का पाचन करती है, पाचन करती है। ओके, पहला क्या है? प्रोटीन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन या न्यूक्लिक अम्ल में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन या न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वसा लाइपेज की उपस्थिति में, लाइपेज क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है ट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन या न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वसा जो होता है तो लाइपेज या वसी अम्ल में, लाइपेज की उपस्थिति में वसी अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और रेनिन जो होता है यह बच्चों में दुग्ध शर्करा, यानी जो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसका पाचन करती है। ठीक है, क्या होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 मंथ तक वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीता है ना, वो खाना नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसके शरीर के अंदर, उसके आमाशय में या कि और ग्रंथियां, यानी आमाशय हो गई, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, इनमें जो होता है किसी भी तरह की पाचक ग्रंथियों का निर्माण नहीं होता है। उस समय सिर्फ और सिर्फ आमाशय में एक एंजाइम रिलीज होता है रेनिन, जो जैसे ही बच्चा दूध पीता है तो उसके शरीर में रेनिन जो होता है दूध का पाचन करता है। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये जो रेनिन होता है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। कैसा होने लगता है? निष्क्रिय। क्यों? क्योंकि जैसे बड़ा होने लगा तो खाना खाने लगेगा, और खाना खाने लगेगा तो उसको खाना को, भोजन को पाचन करने के लिए पाचक ग्रंथियां पाई जाने लगेंगी। क्या पाई जाने लगेगी? पाचक ग्रंथियां पाई जाने लगेगी। ठीक है, जो पाचक रस का स्त्रावण करेंगे, पाचन ग्रंथियां पाचक रस का स्त्रावण करेंगी। ओके, जो भोजन का पाचन करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है आमाशय। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आमाशय की भित्ति पर उपस्थित होती हैं, जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। जठर रस में उपस्थित अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिससे निष्क्रिय जो एंजाइम होते हैं तो सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पाचन में सहायता करते हैं। फिर अम्ल के कार्य, अम्ल किस प्रकार से कार्य कर रहा है? प्रोटीन ट्रिप्सिन को पेप्टोन या न्यूक्लिक अम्ल में कन्वर्ट कर रहा, जो वसा है लाइपेज को वसी अम्ल में कन्वर्ट कर रहा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और रेनिन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। रेनिन जो होता है बच्चों में दुग्ध शर्करा का पाचन करता है, यानी दूध में पाई जाने वाली शर्करा। जैसे आप दूध पीते हो तो हल्का कैसा लगता है? मीठा लगता है ना, वो दुग्ध शर्करा होती है, उसका पाचन करती है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ये आमाशय का कार्य लिखना है। हाँ, आमाशय में अम्ल के कार्य। ठीक है, या कि आमाशय में अम्ल की भूमिका एवं पाचन एंजाइम, ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन। आमाशय में
अम्ल की भूमिका एवं पाचक एंजाइम के कार्य। ठीक है, आमाशय में अम्ल की भूमिका एवं पाचक एंजाइमों के कार्य। इसको जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, तो तुम बिल्कुल पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर पैराग्राफ में लिख लो। वैसे ही लिखता हूँ पैराग्राफ, ऐसे लाइन में लिख लो। हाँ लिख लो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, पढ़ा दिया। ठीक है, देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, इसके बाद आएगा श्वसन। क्या आएगा? श्वसन। श्वसन क्या होता है वो अगली क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।